नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। आपकी सपोर्ट और प्यार से ये सफ़र आगे बढ़ रहा है। हर वीडियो में हम अपनी तरफ से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक अच्छा अनुभव मिले। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये सब मुमकिन नहीं होता। इसीलिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमें डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा तरीका है। अगर आप देखें तो यहाँ शेयर बटन के बिल्कुल पास एक थैंक्स बटन है। इस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर काम करने की शक्ति देता है। बस एक क्लिक और आप हमारी जर्नी का एक हिस्सा बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और अगर मन करे तो थैंक्स बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। शकुन का वार जैसे उलटकर उसी पर आ गया और अनायास ही मन के भीतर की परतें और एक एक परत पर उठने वाली अनेक अनेक बातें कुल बुलाने लगी। मन हुआ कि कहे ये एक तलाकशुदा माँ बाप का बच्चा है, इसीलिए कहीं एबनॉर्मल है कि वहां जाकर ही उसे कौन परिचित मिल जाएगा। कहने भर को तुम चाहे इसके पापा हो, पर कितना जानते हो तुम इसे और कितना जानता है ये तुम्हें। तुम इसके कपड़े को देखो तो पहचान सकते हो। जानते हो इसके कितने नंबर का जूता आता है। अगर बंटी राजी हो जाए और मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो तुम्हें कोई ऐतराज होगा। बार बार आना जरा। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। सच पूछो तो मैं खुद अब यही चाहने लगी थी कि इसे तुम्हारे पास ही भेज दूं। बहुत रख लिया। अब कम से कम मैं अपनी जिंदगी जीऊं एक परत पर उभरा और उससे भी भीतर की परत पर उभरा अच्छा है। तुम्हारे और मीरा के बीच में भी ये दरार पड़े। हर दिन एक परेशानी, हर दिन एक तूफान। पर ऊपर उसने बहुत संयत ढंग से केवल इतना ही कहा, आप बंटी से ही पूछ लीजिए। हम लोग अपनी अपनी इच्छाएं क्यों थोपे हैं उस पर। और इसे खुद ही लगा कि कहने वाली और सोचने वाली शकुन एक ही है। बंटी आया तो उसने जैसे अपने को कटघरे में खड़ा पाया, फैसले की प्रतीक्षा करते हुए। जाऊंगा जरूर, जरूर जाऊंगा। और कमरे का सारा सामान, झूलते हुए पर्दे, झिलमिलाता झाड़, फानूस सब एकाएक धूमिल हो उठे। चारों ओर बिखरा वैभव जैसे एक बूंद में सिमट आया। मन में कुछ बुरी तरह सुलगने लगा। मन हुआ कि हाथ पकड़कर बंटी को भीतर ले जाए और कहे कि बैठकर पढ़ो, ये एकदम निकाल दे के जाओगे। अभी आओ, अभी जाओ। पर नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। यहाँ आने के बाद से ही वो बंटी पर धीरे धीरे अधिकार खोती रही। आज तो चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। आज तो चाहकर भी वो कुछ नहीं कह सकती, या कि वो कुछ भी क्यों कहे। अजय अकेले बंटी को लेकर घूमने निकला तो ख्याल आया उस दिन डॉक्टर अकेले बंटी को लेकर लंबी ड्राइव पर जाने वाले थे। उसे समझने और समझाने के लिए, प्यार से उसके मन में एक नया विश्वास जगाने, एक अपनापन। उस दिन वो नहीं हो सका और इसलिए आज ये हो रहा है। और इस समय छत पर अकेले खड़े खड़े उसे ख्याल आ रहा है, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। शकुन ने शादी कर ली और इससे अजय के अहंग को कहीं चोट लगी है। बंटी को ले जाकर वो केवल अपने उस आहत अहंग को सहलाना चाहता है। वो शकुन को टॉर्चर करना चाहता है। जब अजय ने शादी की थी तो कभी उसने भी ऐसे ही सोचा था कि बंटी को वो कभी अजय के पास नहीं भेजेगी। यहाँ तक कि अब बंटी से उसका मिलना जुलना भी बंद करवा देगी। बंटी को लेकर वो अजय को टॉर्चर कर सकती है, करे। सच हम लोग बंटी को शायद एकमात्र साधन ही समझते रहे। अपने अपने अहंग, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे। बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। 2 घंटे से खड़ी खड़ी वो बंटी के नाम पर अपने डॉक्टर और अजय से जुड़ने कटने की बातें ही सोचती रही है। एकाएक ही बंटी का टुकुर टुकुर देखता हुआ चेहरा आंखों के सामने उभर आया। बिना बोले, मुंह फेरे फेरे ही मानो कह रहा हो, मुझे रोक लो मम्मी, मुझे रोक लो। और फिर तो जैसे हजार हजार चेहरे उसके आगे पीछे घूमने लगे, उसे प्यार करते हुए, उसके गले में बाहें डालते हुए, उसकी बगल में लेटे हुए, नन्हे नन्हे हाथों से क्यारियां खोदते हुए। और उन चेहरों के साथ ही साथ वो कहीं बहुत गहरे में उतर आई, उतरती ही चली गई।
उसने तो अब अपने भीतर झाँकना ही छोड़ दिया था। अजय से कटकर वो अतीत में डूब गई थी, डॉक्टर से जुड़कर वो फिर वर्तमान में लौट आई और भविष्य में झाँकने लगी। पर आज कितनी बातें हैं, कितने चित्र हैं कि उभरते ही चले आ रहे हैं, अपने सारे रगों और रेशों के साथ। उन्होंने जो किया तो आपकी मुट्ठी पलीद हुई और अब जो आप करने जा रही हैं तो इस बच्चे की मट्ठी पलीद होगी। कैसा चेहरा निकल आया है। वो उस निकले हुए चेहरे को क्यों नहीं कभी देख पाई? कहाँ होगी फूफी? ये पौधे तो सूख रहे हैं माली। नहीं बौजी साहब, सूखी सूख नहीं रहे, अब तो जड़ें पकड़ ली हैं। कहाँ? ये पत्तियां तो सूख रही हैं। माली की हंसी, ये तो सूखेंगे ही, उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर झड़ जाएगी, फिर नई पत्तियां फूटेंगी। जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं। और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया था। आप बागवानी की बात नहीं समझती। बंटी भैया से पूछ लीजिए, सब बता देंगे। बड़ी कम उम्र में सब सीख लिया है हमारे भैया ने। एक ही बात इतने इतने अर्थ में लपेटे रह सकती है अपने में। शकुन, तुम्हारा बेटा तो कलाकार बनेगा। खड़ खड़ झन झन शीशियां टूटी पड़ी हैं और सारे रंग फैले पड़े हैं। वो रंग की शीशियां और ब्रश भी लेकर आई थी वहां, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पेंटिंग ही क्या करेगा। पर अपने सब रंग यहीं छोड़ गया। क्यों नहीं उसने बंटी को रोक लिया? एकाएक शकुन फूट फूट कर रो पड़ी। यह आवेग एक या दो दिन का नहीं था, कई दिनों का आवेग था, जिसे वो साधे साधे घूमती थी, कभी भय से तो कभी अपराध से। अब उसे किसी के सामने डरना नहीं है, किसी के सामने अपराधी चेहरा लिए घूमना नहीं है। पर मन है कि इस बात से हल्का और आश्वस्त नहीं हो रहा, सिर्फ रो रहा है, बिसुर बिसुर कर अपने को कोस रहा है। मत रो मम्मी, रो मत। दो छोटी छोटी बाहें लिपट आती हैं, टुकड़ों में बंटी शकुन जैसे अपने को समेटने की कोशिश कर रही है। और शकुन है कि और टूटती चली जा रही है, बिखरती चली जा रही है। वे बाहें जैसे उसे अपने में समेट नहीं पा रही। शकुन, डॉक्टर का स्वर छत के सन्नाटे में यहां से वहां तक फैल गया। तुम यहां हो और नीचे किसी को पता तक नहीं। अरे ये क्या, तुम रो रही हो शकुन? और दो सबल बाहें उसके चारों ओर घिर आई और धीरे धीरे पूरी की पूरी शकुन उनमें अपने आप ही बनती चली गई, सिमटती चली गई। बस दो नन्ही नन्ही बाहें उन सबल बाहों के नीचे अनदेखे अनजाने ही शायद मसल गई। एक और यात्रा, वैसा ही रेल का डिब्बा है, पापा और बंटी है, ढेर सारे नए नए लोग हैं। बंटी बैठा बैठा टुकुर टुकुर सबको देख रहा है, फिर भी जैसे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसके भीतर दो आंखें और हो गईं, और उसके बाद से ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। बाहर की आंखों से एक चीज देखता है तो भीतर की आंखें दूसरी चीज देखने लगती है। कभी भीतर की चीजें बाहर की चीजों को दबोच लेती हैं तो कभी बाहर की भीतर की चीजों को। कभी कभी दोनों एक दूसरी में ऐसे गड़बड़ हो जाती है कि फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बस सब कुछ गोलमाल अंडा। भीतर ही भीतर कई कान भी हो गए हैं। तभी तो एक बात को ठेल कर दूसरी बात आ जाती है। आवाज के ऊपर आवाज तैरने लगती है और सारी आवाजें मिलकर बस एक शोर। ये सब बंगाल के जादू से हुआ है। और क्या, पहले तो ऐसा कहीं नहीं था। उसने कई बार अपने शरीर को छू छू कर देखा है। कहाँ है वे आंखें, कहाँ है वे कान? पर दिखते नहीं। जादू की चीजें कहीं दिखती हैं? वे आंखें कभी नहीं दिखती, पर उन आंखों से देखे हुए दृश्य बार बार दिखते हैं और दिखते ही चले जाते हैं, ठीक ऐसे जैसे सब कुछ सामने ही हो रहा हो। और जो सामने होता है सब गायब हो जाता है। बाहर की आंखें खुले खुले ही बंद हो जाती हैं। ये भी तो जादू ही है। पर किसने किया जादू, कब किया, ये सब पता लग जाए तो फिर जादू ही क्या। उसने तो पीसी सरकार का जादू भी नहीं देखा। बॉटनिकल गार्डन का बड़ा पेड़, जू, दक्षिणेश्वर, वेलूर मठ केवल नाम से सुने थे। आज भी बस नाम ही जानता है। जब तुम सर्दी की छुट्टियों में आओगे तब सारी चीजें दिखाएंगे बंटी बेटे तुमको। उस समय कलकत्ते का मौसम भी बस वाह। क्रिसमस की छुट्टियां भी रहेंगी। सामान बांधते हुए पापा कह रहे हैं, और पापा के भीतर से एक और पापा उभर रहे हैं। कलकत्ते में तुम्हें वो घुमाएंगे बेटे की बस
हर इतवार को पिकनिक पर और रोज शाम को सैटरडे क्लब। जाते ही तैरना सिखा देंगे। बस फिर रोज तैरना सीखोगे तो अब लड़कियों वाले खेल नहीं। और शाम को बालकनी में बैठे-बैठे उसकी ये आँखों के सामने दूर-दूर तक फैली हुई गोल तार की सड़कें एकाएक लहराने लगीं और उन पर दौड़ती हुई ट्रामें, बसें, दौड़ते, भागते ढेर सारे आदमी मछलियों में बदल जाते। पानी को चीरते हुए तीर की तरह इधर से उधर तैरते रहते। अरे तुम इतना चुप क्यों रहते हो बच्चे? ऐसे गुमसुम रहकर मन कैसे लगेगा? आओ मेरे साथ, भीतर आओ। चीनू के साथ खेलो, उसे प्यार करो, तभी तो तुम्हें भैया कहेगा। और तभी इस आवाज को तैरती हुई एक और आवाज तैर गई। बंटी भैया, मैं कहानी सुनूंगा। तुम लेटो तो बिस्तर लगा दे। शायद पापा पूछ रहे हैं। एक क्षण बंटी ने पापा की ओर ऐसे देखा मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। सचमुच आजकल इतनी चीजें एक साथ घुल मिल जाती हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम लेटोगे? शायद उसे गुमसुम देखकर पापा ने फिर पूछा। बंटी ने धीरे से नकारात्मक सिर हिला दिया और सरक कर खिड़की पर दोनों हथेलियां रखी और उस पर अपनी ठोड़ी टिका ली। आंखों के सामने दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदान, बिखर गए बड़े बड़े पेड़ और छोटी छोटी झाड़ियां, बिजली के खंभे और उनमें बंधे हुए तार। कभी लगता है जैसे उसके सब उसके साथ साथ दौड़ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। कभी लगता है बस वो दौड़ रहा है, बाकी सब छूटते चले जा रहे हैं। उसने गर्दन निकाल कर देखा, सचमुच सभी तो पीछे छूट गए। कोई साथ नहीं दौड़ रहा, सब जहां के तहां खड़े हैं, बस वहीं आगे आगे जा रहे हैं। फिर ऐसा लगता क्यों है कि साथ साथ दौड़ रहे हैं। मन हुआ पापा से पूछ ले। जरा सी गर्दन घुमाकर देखा, पापा किताब पढ़ रहे हैं। शायद ऐसा ही होता होगा। देखते देखते झाड़ियों और पेड़ों से भरे हुए उन मैदानों में सड़कें उभर आईं, लंबी चौड़ी, भीड़ भरी, एक दूसरे को काटती हुई सड़कें। बंटी की टैक्सी दौड़ी चलिया जा रही है। बंटी कसकर पापा की उंगली पकड़े चारों ओर देख रहा है। नई जगह आने का डर और नई जगह देखने की खुशी। देखो, इतने ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। बंटी गर्दन ऊंची करके देखता है। ये डबल डेकर बस है, 2 तल्ले की। वो जब बैठेगा तो ऊपर जाकर बैठेगा। ऊपर की बस कैसी चलती होगी? ये ट्राम है, रेल की पटरी पर चलती है। ये मैदान है, इतना बड़ा, इतना बड़ा। ये अपना घर है। सीढ़ी चढ़कर एक गलियारे में खड़े पापा बटन दबा रहे हैं। बंटी दरवाजे पर लगी नेम प्लेट देख रहा है। इस समय उसके और पापा के अलावा वहां कोई नहीं है। फिर भी उसने पापा की उंगली पकड़ रखी है, उतनी ही कसकर। इस नई जगह में पापा को छूकर, पापा को पकड़कर कैसा भरोसा लगता है। जैसे खट दरवाजा खुला और बंटी के नजरें नीची हो गई। अरे, आ गए तुम? मैं सोच रही थी शायद दिन की देर हो जाए इस बार। एक औरत की आवाज, नीची नजरों से सिर्फ पंजों का थोड़ा सा हिस्सा, चप्पल और साड़ी का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। पहली बात मन में उभरी, ये मम्मी नहीं है। मम्मी के पैरों को वो खूब पहचानता है, उनकी चप्पलों को भी और उनकी साड़ियों के बॉर्डर को भी। ओह, ये है बंटी साहब। तुम तो बहुत प्यारे प्यारे हो भाई। और एक बाह पूरी पीठ को घेरती हुई उसके कंधे पर आ टिकी। ना सिरे से फिर उभरा नहीं, ये मम्मी नहीं। मम्मी की बाहें, मम्मी को छूना और एकाएक ही बड़ी जोर से मम्मी की याद आने लगी। पापा की उंगली की पकड़ और ज्यादा कस गई। हमारे पास आओ बच्चे, इतना शर्मा क्यों रहे हो? बच्चे झट से बंटी की नजर ऊपर उठी। सामने जो चेहरा था उसमें दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया। पर धीरे धीरे सामने वाला चेहरा खूब साफ होकर उभर आया। मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर दीपा आंटी से भी अलग, मम्मी से भी अलग। नजरें फिर झुक गईं, वो पापा से और ज्यादा सट गया। पापा रास्ते में जिस मीरा की बात कर रहे थे, वो यही है शायद। बंटी को अब इन्हीं के साथ रहना होगा। बहादुर, चिनू को इधर लाओ। एक लड़का गोद में एक गोरे गुदगुदे से बच्चे को लेकर भीतर आया। चिनू, पापा ने हुमस कर बाहें फैलाई और बच्चे को गोद में ले लिया। बंटी बेटा, पापा क्या सबको इसी तरह गोद में लेते हैं? बंटी, ये तुम्हारा छोटा भाई है चिनू, खेलोगे इसके साथ खूब, खूब हंसेगा। तो बंटी को एक बार फिर फूले फूले गाल वाला चेहरा देखने की इच्छा हो गई। उसने आंखें उठाकर देखा तो उस चेहरे के पीछे कहीं अमी का चेहरा भी उभर आया। ये अमी है, तुम्हारा छोटा भाई। और साथ ही ख्याल आया तो जो कर रही होगी इस समय। आओ तुम्हें घर दिखा दे। ये तो बैठने और खाने का कमरा हो गया ना, और ये देखो सोने का कमरा।
तब उस नीले कमरे से अलग करके इस कमरे को देखना पड़ा। डॉक्टर साहब पापा से लंबे हैं। सोने के कमरे में जुड़ा हुआ ये छोटा-सा कमरा अब से ये तुम्हारा कमरा होगा। बंटी छोटा तो बंटी का कमरा भी छोटा और ये बालकनी, यहाँ खड़े होकर कलकत्ते का शोर-शराबा देखो। और ये बालकनी, यहाँ खड़े होकर कलकत्ते का शोर-शराबा देखो। और घूम कर वो फिर बैठने वाले कमरे में आ गए। बस हो गया घर? इतने से घर में रहते हैं ये सब। कोई खुली जगह भी नहीं और इतने दिनों से मन में बसा हुआ लंबा चौड़ा कलकत्ता, कलकत्ते के ऊंचे ऊंचे मकान, सब जैसे एक क्षण में ही धम हो गए। खाने की मेज पर बैठे हैं सब। बंटी वैसे ही चुपचाप, नजरें नीची किए हुए। आज तो तुम्हारे पापा को ऑफिस जाना था, सो जल्दी जल्दी में कुछ भी बना दिया। अब तुम हमें बता दो बच्चा, तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या क्या खाते हो, फिर वही सब बनाएंगे। वे बोल रही हैं। बंटी चुप। बता दो बेटे, शर्माते नहीं, ये तो अपना घर है। अपने घर में कैसा शर्माना? अरे ये अपना घर छोड़कर दूसरों के घर खेलने जाएंगे कैसे? अपने घर जैसी लाट साहब करने को मिलती कहाँ है? कैसी मार खाकर आए हो बंटी भैया? तुम तो बस अपने घर के ही शेर हो। और वो 4 कमरे का बंगलानुमा घर अपने लहलहाते बगीचे के साथ आंखों के सामने तैर गया। पीछे के आंगन में तुलसी के चबूतरे पर टिमटिमाता हुआ दिया, फूफी के हनुमान जी, वहां अपना घर होगा बेटा, अपने लोग। तो वो लहलहाता बगीचा एक सूखे बंजर अहाते में बदल गया और छोटा सा घर फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया। ये नीम का पेड़ बाबा ने पापा के जन्म के साथ लगाया था और दोनों घर एक दूसरे में डूबने उतारने लगे और फिर धीरे धीरे सब गायब। बस काले काले धब्बे, गोलमाल अंडा। बंटी कुछ खाओगे बेटे? निकाल दे तुम्हें? बंटी चौंका। पता नहीं पापा कब से उनके पास खड़े खड़े उसका कंधा झकझोर रहे हैं। गर्दन भीतर की तो देखा, बैठे हुए लोग किसी बात पर जोर जोर से बहस कर रहे हैं। वो तो सुन ही नहीं रहा था। बाहर के कान बंद थे शायद। भूख लगी है। नहीं, पापा उसी के पास बैठ गए। बाह में समेटकर उसे अपने से सटा लिया। बंटी तुम इतने सुस्त सुस्त क्यों हो बेटे? तुम इस तरह उदास होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। बंटी ने पापा की ओर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में आंसू है या पापा की। बंटी बेटा पढ़ने जा रहा है हॉस्टल में, बहुत होशियार बनकर आएगा वहां से। कितनी कितनी तो चीजें सिखाते हैं वहां पर। तुम तो क्या क्या बोले चले जा रहे हैं पापा। बस वो सुन रहा है पर समझ कुछ नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है उसे आजकल, कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन भी पापा की बात, कोई बात समझ में नहीं आई, शायद तभी तो सब गड़बड़ हो गया। उसे एडमिशन के लिए इम्तिहान देने जाना था और पापा कह रहे थे देखो घबराना नहीं, जो लिखने को दें लिख देना और जो कुछ पूछे जवाब दे देना, झेपना शर्माना नहीं। बोल्डली एंड स्मार्टली। पापा के चेहरे पर रह रहकर मम्मी का चेहरा उग आता था और पापा की आवाज के ऊपर मम्मी की आवाज। देख बेटे, खूब सोच सोच कर करना और सवालों के उत्तर पेपर पर लिख लाना। फिर तैयार करते हुए एक का दाम दिया हो और ज्यादा का पूछे तो गुना करना और ज्यादा का देकर एक का पूछे तो भाग। खाना खिलाते हुए भी जिस भूमि खंड के चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। बस के लिए खड़े खड़े भी अकबर दूसरे धर्मों का आदर करता था। उसने राजपूतों, इस घर में पापा मम्मी बन गए हैं। नहीं, मम्मी नहीं बने बल्कि पापा, पापा भी नहीं रहे। दूर रहते थे तो लगता था पापा बहुत पास हैं, पापा की हर चीज वो जानता है। पर पास रहकर लगता है पापा को वो जानता ही नहीं। दूर रहकर भी कई बार उसने पापा को फाइलों में डूबे हुए देखा है, ललाट पर 3 साल और खूब गंभीर चेहरा लिए हुए। कई बार वॉश बेसिन पर सेव करते और नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ते हुए पापा उसकी आंखों के सामने उभरे हैं। पर यहाँ जब पापा को मेज पर सेव करते हुए और दीवान पर लेटकर अखबार पढ़ते हुए देखता है तो ख्याल आता है वे शायद टीटू के पापा थे, वो शायद डॉक्टर साहब थे। इन पापा को तो भीड़ भरी ट्रॉम। पापा ने उसे बिठा दिया और खुद डंडा पकड़कर खड़े हो गए। बंटी की आंखें ही नहीं बल्कि रोम रोम जैसे पापा पर अटका है। वो सड़क की ओर भी नहीं देख रहा, कहीं पापा उतर जाएं और वो भीतर ही रह जाए तो। ट्राम तो रुकती है और खट से चल देती है। हर बार ट्राम जब चलती है तो उसे लगता है जैसे वो पीछे छूट गया है और डर के मारे उसकी सांस रुकने लगती है।
मन हो रहा है उठकर पापा को पकड़ ले, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। पापा का हाथ पकड़कर उतर गया, फिर दहशत जैसी की तैसी बनी हुई है। कितनी भीड़ है सड़क पर, और यहाँ के लोग क्यों घरों में नहीं रहते, सड़कों पर ही क्यों घूमते रहते हैं? पापा को कसकर पकड़े रहने के बावजूद बराबर यही भय बना हुआ है कि पापा का हाथ छूट गया, कि वो इस भीड़ में खो गया। इतने नए-नए चेहरे, नए-नए लोगों की भीड़, इतने सारे लोगों में पापा को ढूँढा जा सकता है? उसने पापा का कोट देखा, वो तो पापा के कपड़ों को भी नहीं पहचानता। हल्के स्लेटी पर काले रंग का चारखाना। उसने कोट से गहरी पहचान कर ली। हरी बत्ती हो गई, चलो। याद रखना, लाल बत्ती पर कभी सड़क पार मत करना। वो उंगली पकड़े पकड़े ही सड़क पार कर गया। वो देखो, वो रहा तुम्हारा स्कूल। पता नहीं पापा किधर इशारा कर रहे हैं। बंटी के सामने तो अपना स्कूल तैर गया। आज कौन सा दिन है? शायद बुधवार। इस समय ज्योग्राफी की क्लास हो रही होगी। कौन पाठ पढ़ा रहे होंगे सर? महाराष्ट्र, बंगाल। वो तो बंगाल में ही घूम रहा है। देखो बेटे, डरना नहीं। अंग्रेजी बोल लोगे ना, खूब सोच कर लिखना। सर पूछ रहे हैं, व्हाट्स योर नेम डियर? अरूप बत्रा। बंटी को लग रहा है जैसे उसकी आवाज कांप रही है। यू हैव कम विद योर फादर? बंटी सिर्फ धीरे से सिर हिला देता है। व्हाट्स योर फादर? बंटी एक क्षण सर की तरफ देखता है, फिर नीचे देखने लगता है। समझ नहीं आता कि क्या कहे। टेल मी अरूप। पर जवाब तो नहीं आता। उसे मालूम ही नहीं। माय मम्मी इज प्रिंसिपल। जाने कैसे उसके मुंह से निकल जाता है, और कहने के साथ ही वो खुद रुआंसा हो आता है। सर हंस रहे हैं। बंटी को लग रहा है कि सर और ज्यादा हंसे तो वो रो देगा। कागज पेंसिल देकर सर ने उसे बिठा दिया। राइट ए स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। एनी स्टोरी यू लाइक। बंटी के सामने ढेर सारी कहानियां तैर रही हैं, मम्मी की कहानियां, फूफी की कहानियां। पर उन सबको कैसे लिखा जा सकता है? वो तो जवाब ही नहीं दे सकता। सर ने क्या समझा होगा? पापा क्या कहेंगे? सामने फैले कागज पर आंसू टपक पड़ते हैं। शाम को वकील चाचा को आया देखकर एकाएक इच्छा हुई कि दौड़कर उनकी बाहों में झूम जाए, जैसे पहले झूम जाया करता था। पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। बस एक बार चाचा की तरफ देखा और नजरें जमीन पर पड़ गई। अरे, ये क्या? बंटी चुपचाप खड़ा है। देखो, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। चाचा ने पास आकर उसे गोद में उठा लिया, और फिर जाने क्यों एकटक उसका चेहरा ही देखते रहे। चाचा की गोद में आकर बंटी को लगा जैसे चाचा अकेले नहीं आए। चाचा के साथ बंटी का अपना पुराना घर भी आ गया है। बंटी की मम्मी आ गई है। और तभी ख्याल आया, पहले चाचा आते थे तो पापा की खबर ला कर देते थे। पापा की भेजी हुई चीजें ला कर देते थे। अब उसने बड़ी उम्मीद से चाचा की ओर देखा। अरे वकील चाचा, आप? कोई भीतर से आ गए। क्या हुआ? दया टेस्ट हो गया? एडमिशन? चाचा ने बंटी को एकदम अपने से सटा कर बिठा लिया, और उसका मन हो रहा है उठाकर यहां से भाग जाए। नजरें हैं कि जमीन में धंसती चली जा रही हैं। कहाँ हुआ एडमिशन? कुछ किया ही नहीं, शायद नर्वस हो गया था कि वे बोल ही रहे हैं। और तभी कहीं से उभर कर आया, फूफी आज हलवा बनाओ। बंटी बेटा सेकंड आया है तीनों सेक्शन में। लगता है वहां के स्टैंडर्ड्स और यहाँ के स्टैंडर्ड्स में बहुत फर्क है। ये तो बताते थे कि हमेशा क्लास में पता नहीं अंग्रेजी की वजह से ही वही बोले जा रही हैं, और चाचा चुप है। चाचा चुप रहे और कोई और बोले, मतलब कुछ गड़बड़ है। बंटी का मन हो रहा है कि कहीं चला जाए। इस स्कूल में थोड़ी जान पहचान भी थी। अब आप ही इनसे बात करिए चाचा, मेरी बात तो ये सुनते ही नहीं। यूं भी मेरा बोलना। बंटी को लग रहा है चाचा की नजरें जैसे उसी पर गड़ी हुई हैं। मैंने इतना समझाया कि देखो अभी मत लाओ, पहले उसके एग्जाम्स होने दो, छुट्टियां में लाकर यहाँ रखना। यदि हिल जाए, उसका मन लग जाए तो यहाँ भर्ती करा देना। वरना बच्चे के साथ भी तो कितनी ज्यादती है। पर इनको तो जैसे झक सवार हो गई है। रात रात भर नींद नहीं आती थी। चाचा क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? पता नहीं वहां से भेज भी कैसे दिया इस तरह। मैं तो बाबा, और कस कर चीनू को उन्होंने छाती से लगा लिया। चाचा शायद बोलेंगे ही नहीं। बंटी झटके से उठा और बाहर बालकनी में आ गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे बुलाया भी नहीं। वो पापा से कहेगा कि पापा उसे वापस मम्मी के पास भेज दे। वो यहाँ रहेगा भी नहीं, यहाँ पढ़ेगा भी नहीं। वो अपने स्कूल में ही पढ़ेगा। और बाहर के ढेर ढेर शोर में जैसे उसका अपना सोचना भी दब गया। धुआं उड़ाती हुई बसों का शोर, ट्रामों की टन टन, मोटरों की पी पी,
आदमियों का शोर, शाम का अखबार बेचने वालों का शोर, तरह तरह की चीजें बेचने वाले का शोर। कितना शोर हो रहा है चारों ओर। अरे ये तो स्टेशन आ गया। थोड़ी देर नीचे उतरोगे बेटा? पापा पूछ रहे हैं। बंटी ने सिर हिला दिया, पर पापा उतर गए तो लगा जैसे वो अकेला छूट गया है। नजरें पापा के साथ लगी लगी चलने लगी। पापा हाथ में दोने लिए चले जा रहे हैं। लो खाओ। सामने समोसे और नमकीन सेब रखे हैं। बंटी खाने लगा। मिर्च तो नहीं लग रही है ना? बंटी ने सिर हिला दिया। पानी दिया तो पी लिया। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की सारी भीड़, सारा शोर पीछे छूटता चला गया। पापा फिर उसके पास आकर बैठ गए। उनका एक हाथ उसके कंधे पर आ टिका है। अब बिल्कुल डरने की बात नहीं है बेटा। वहां कोई इम्तिहान नहीं होगा। मैंने सारी लिखा पढ़ी कर ली है। बस अब तो सीधे क्लास में। पता नहीं कितनी बार पापा ये बात कह चुके हैं, और हर बार मन ही मन उसने दोहराया है। माय फादर इज डिविजनल मैनेजर। पापा की एक एक बात उसने रट ली है। पर हो सका। बंटी ने खिड़की पर ठोड़ी टिका ली, और बाहर का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। शायद भीतर की आंखें खुल गई हैं। अपने पास लिटाकर पापा समझा रहे हैं, यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने हॉस्टल के लिए चिट्ठी लिख दी है। बंटी बहुत हिम्मत जुटा रहा है कि कह दे कि वो हॉस्टल नहीं जाना चाहता। रात भर जो सोचता रहा है सब कह दे। पर कुछ भी तो नहीं कहा जाता। हॉस्टल में तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारी उम्र के बच्चों को तो हॉस्टल में ही रहना चाहिए। अपने बराबरी के बच्चों के साथ पढ़ो, उन्हीं के साथ खेलो, उन्हीं के साथ रहो। वहां तुम्हें अच्छा लगेगा बंटी। वहां जोत है, अमी है, उनका साथ रहेगा। यहाँ अकेला अकेला कितना बोर होता है। प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, लोकल गार्जियन रहेंगे, इतवार को अपने घर ले जाएंगे। उन्हें पापा ही समझना। तैरता हुआ डॉक्टर जोशी का चेहरा सामने से निकल गया। तू इन्हें पापा क्यों नहीं कहता रे? हॉस्टल की कितनी बातें पापा बता रहे हैं। बंटी दिमाग पर जोर लगाता है, पर फिर भी हॉस्टल की कोई तस्वीर उसके सामने नहीं उभरती। पहले पापा जब कलकत्ता की बातें बताया करते थे तो कलकत्ते की कितनी तस्वीरें उभरती थी उसके मन में। एक एक जगह की अनेक अनेक तस्वीरें। बंटी तुम अपनी बनाई हुई तस्वीरें नहीं लाई बेटे? मीरा जानती हूँ ये बहुत बढ़िया पेंटिंग करता है। वकील चाचा को बनाकर देगा कि नहीं? तुम हॉबी की तरह बागवानी ले सकते हो, पेंटिंग ले सकते हो। कलकत्ते में तो बागवानी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। सारा शौक ही मर जाएगा हॉस्टल में तो। हॉबी, तस्वीरें, बागवानी, कलकत्ता, हॉस्टल सब एक दूसरे पर चढ़ते चले आ रहे हैं। एक दूसरे में घुलते जा रहे हैं। पापा और भी जाने क्या क्या बताते समझाते रहे, दुलारते और थपकते रहे। और जब उसने आंखें मूंद ली तो उठकर अपने कमरे में चले गए। नींद में उसने देखा कि वह पापा की उंगली पकड़े पकड़े स्कूल से निकल रहा है, और पापा डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। जोड़ बाकी के मामूली से सवाल तक नहीं आए। सारे समय उंगली पकड़े पकड़े रहते हो, चिपकू कहीं के। तभी तो किसी के सामने बोला नहीं जाता। या तो लड़कियों की तरह रहोगे, शर्माओगे, या और उन्हें उंगली छुड़ा कर उसे अलग कर दिया है। अलग होते ही बंटी जैसे भीड़ में खो गया है। बदहवास सा वो चारों ओर देख रहा है, दौड़ दौड़ कर लोगों को पकड़ रहा है। पर जिसे भी पकड़ता है वो धीरे से हाथ छुड़ाकर आगे चला जाता है। नए नए चेहरे, नए नए लोग, नई नई जगह। वो जोर से चीख पड़ा, पापा! बंटी, बंटी बेटा! किसी ने जैसे उसे गोद में उठा लिया है। उसका नाम कौन जानता है? चेहरा ही नहीं दिख रहा, सिर्फ आवाज। डर गए बेटा? सपना देखा था? देखो मैं पापा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। सामने पापा का चेहरा दिखाई देता है। ये क्या? वो रो रहा है। नहीं, उसकी आंखों में नहीं, पापा की आंखों में आंसू है शायद। पापा ने उसे फिर से सुला दिया। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। सिर्फ आवाजें तैर रही। अंधेरे की आवाजें भी कितनी अलग तरह की होती है। क्या हाल हो गया है बच्चे का। कितना सहमा सहमा, डरा डरा रहता है। कैसे नहीं भेजूं इसे हॉस्टल। ये जब सबसे कटकर रहेगा, अपने बराबरी के बच्चों के बीच में ही रहेगा, तभी नॉर्मल होगा। हो खर्चा जैसे भी हो, जो हो भी हो। आप मेरी बात ठीक ढंग से समझ ही नहीं रहे। ठीक है, मैं अब इस बारे में कुछ बोलूंगी नहीं। फिर आवाजें भी अंधेरे में डूब जाती है। अब तुम सो जाओ। बाहर भी तो अंधेरा हो चला है। तो पहली बार ख्याल आया कि सचमुच बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इतनी देर से खिड़की पर थोड़ी टिकाए वो देख क्या रहा है। पापा ने
खेस बिछाकर तकिया लगा दिया तो बंटी बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप लेट गया। नींद नहीं आ रही हो तो किताब दें, पढ़ोगे लेटे लेटे? नहीं। बंटी को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया और डिब्बे में बैठे नए नए लोग, पापा, सब उसमें घुल मिल गए। रंग बिरंगे तरह तरह के आकार के छोटे बड़े धब्बे उसके चारों ओर तैरते चले जा रहे हैं, अलग अलग एक दूसरे में मिलकर। फिर दृश्य, फिर तस्वीरें एक दूसरे को काटती हुई, एक दूसरे को धकेलती हुई। पापा जल्दी जल्दी खाना खाकर ऑफिस चले गए हैं और बंटी अकेला रह गया है। यूं घर में वे हैं, बहादुर है, उसकी गोद में लटका हुआ गुदगुदा चीनू है। फिर भी उसे लग रहा है जैसे पापा उसे अकेला छोड़ गए हैं और ये नया घर और भी ज्यादा नया हो गया है। बंटी कहाँ जाए, कहाँ बैठे, क्या करे? जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, वही जगह जैसे उसे अपने से परे धकेलती है। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।